According to Edmund Burke, those who don't know history are doomed to repeat it. Hello everyone, this is Vinima Singh, your mentor for class 12th history. Today we are going to continue our chapter first, Greek beads and bones. एक पार्ट इस चैप्टर का बन चुका है, आप चेक कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम मोहनजोदारो कंटिन्यू करेंगे. अच्छा, एक चीज आपने उस पार्ट में देखा था, हमने मैप में देखा था कि बहुत सारी साइट्स हमें मिली हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन पे, है ना. और मोस्ट प्रिजर्व साइट कौन सी थी? दैट वाज दिस मोहनजोदारो, है ना. तो इसी साइट पे, क्योंकि ये मोस्ट प्रिजर्व साइट है, क्यों हड़प्पा पहली साइट मिली, वो प्रिजर्व साइट नहीं रही, ये ज्यादा प्रिजर्व है. आप पार्ट 1 में देख सकते हैं ये चीज, ठीक है. अब मोहनजोदारो क्योंकि हमें मोस्ट प्रिजर्व साइट ये मिली है, तो इसकी स्टडी हम स्टार्ट करते हैं. कैसी ये साइट थी, क्या था इसमें, कंटिन्यू करते हैं इसे. देखिए, ये जो पिक्चर है, ये मोहनजोदारो की पिक्चर है. और ये एक अर्बन सेंटर कहा गया है, क्योंकि ये शहर जैसा एक शहर बनाने का अर्बन सेंटर बनाया गया, शहर बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है. जब इस एरिया को हम देखते हैं, इस साइट को हम देखते हैं, तो हमें ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता दिखता है. कैसे? एक पार्ट जो यहाँ ऊंचाई पे बना हुआ है, आप देख रहे हैं, ये ऊपर बना हुआ है, और बाकी के पार्ट्स यहाँ नीचे, बाकी ये सब घर बने हुए हैं, ये सभी घर हैं. और ऊपर एक पार्ट दिख रहा है जो चारों ओर से वॉल से घिरा हुआ है, ठीक है. हम इसके अंदर एंटर होंगे तो हमें दिखेगा अंदर क्या है. तो 2 पार्ट में ये साइट हमें डिवाइडेड से दिखती है. अपनी स्टडी के लिए हम डिवाइडेड कर सकते हैं. एक पार्ट जो ऊपर को है, और उसके बाद नीचे ये पूरा जो शहर है. आर्कियोलॉजिस्ट ने भी अपनी स्टडी के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है. पहला, इसको बोलते हैं सिटाडेल, और ये है लोअर टाउन, ठीक है. सिटाडेल और लोअर टाउन, 2 पार्ट में इस साइट को हम समझेंगे कि सिटाडेल के अंदर हमें क्या क्या देखने मिला, लोअर टाउन के अंदर हमें क्या क्या देखने मिला. चलिए आगे चलते हैं. फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट वाज हड़प्पा, यू नो दिस, एंड द मोस्ट वेल नोन साइट वाज मोहनजोदारो. मोहनजोदारो वर्ड का मतलब होता है डेड माउंट, एक ऐसी जगह जहां पे हमें मृत का टीला हिंदी में बोलते हैं इसे, सॉरी मृत का टीला इसे हिंदी में बोलते हैं. एक ऐसी जगह जहां पे बड़ी सारी डेड बॉडीज मिली हो, ठीक है, मर चुकी हो जो जगह, उसे बोलते हैं मोहनजोदारो. सेटलमेंट को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, जो मैंने बताया, सिटाडेल एंड लोअर टाउन. पहले सिटाडेल को स्टडी करते हैं, फिर लोअर टाउन को. सिटाडेल के लिए एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सिटाडेल का सेटलमेंट कैसा था या लोअर टाउन का सेटलमेंट कैसा था, कैसे भी करके क्वेश्चन आ सकता है. सिटाडेल में पहला पॉइंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये चारों ओर से वॉल से घिरी हुई सिटी है, ठीक है, चारों ओर से दीवारों से घिरी हुई सिटी है. दूसरा एरिया है सिटाडेल, नॉट सिटी, एरिया, चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ है. दूसरा, कुछ ऊंचाई पे है ये, मतलब पहले इसको कैसे बनाया गया, पहले यहाँ पे ब्रिक से पूरी एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, ब्रिक से मतलब ईंटों से पहले एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, पर्पसली इसे ऊंचा किया गया बाकी के एरिया से, ठीक है, जान के इसको ऊंचा किया गया, एंड उस प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर इस सेटलमेंट को बनाया गया, ठीक है. यही पॉइंट्स में बताया गया पहले हमने मड ब्रिक के प्लेटफॉर्म्स बनाए, मिट्टी के ईंटों के प्लेटफॉर्म्स बनाए, उसके ऊपर इसे बनाया गया. इसे पर्पसली सेपरेट किया गया लोअर टाउन से. यहां पे हमें 2 चीजें मिली हैं बहुत अमेजिंग, जो और किसी साइट पे और किसी सिविलाइजेशन में नहीं देखने मिलती, सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने मिलती है. क्या? एक ग्रेट बाथ, दूसरा ग्रेट ग्रेनरी. इस ग्रेट बाथ के लिए एक बड़ा सा टैंक बनाया गया है, ठीक है. एक टैंक हमने बनाया, एक गहराई में 3 मीटर गहरा है ये टैंक बनाया गया, वाइड 7 मीटर चौड़ा, 12 मीटर लंबा, ठीक है. ये टैंक बनाया गया, और ऑब्वियसली गड्ढा है गहराई में, पानी में आप तालाब वगैरह इमेजिन कर सकते हैं, पूल इमेजिन कर सकते हैं. पूल में उतरने के लिए हमें स्टेयर्स चाहिए होती हैं, है ना. तो यहाँ पे 2 तरफ से स्टेयर्स बनाई गई हैं, नॉर्थ साइड पे और साउथ साइड पे. यहाँ पे स्टेयर्स हैं जिनमें से उतर के आप पानी के अंदर जाएंगे, ठीक है, पहला. दूसरा, यहाँ पे चारों ओर कोर्टयार्ड्स और रूम्स भी बने हैं. मे बी ये रूम्स कपड़े चेंज करने के लिए होंगे, है ना, चेंजिंग के लिए चारों रूम्स बनाए गए. इसके बाद यहाँ पे चारों कोनों पे वेल्स हैं, कुएं हैं, ठीक है, कुओं में पानी भरता है, इस वेल में भी पानी, इस टैंक में भी पानी भरता है. टैंक के साथ से एक नाली निकलती है, उसको अगर आप ओपन कर दोगे तो जो यूज्ड वाटर होगा वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है. देन आप अपने टैंक को वापस भर सकते हैं. इनफैक्ट यहाँ पे एक सेटलमेंट ऐसा भी है जिसमें इस टैंक में गर्म पानी भरा जा सकता है, या टैंक का पानी गर्म किया जा सकता है. तो सोचिए कितना दिमाग से, कितना सोच के इस ग्रेट बाथ को बनाया गया था, ठीक है. और जहां तक हमें देख के समझ आया है, मे बी ये किसी स्पेशल रिचुअल परफॉर्मेंस के लिए ही ये टैंक था. कोई एक खास रिचुअल होता होगा जिसमें सभी इकट्ठा होते होंगे, देन यहाँ पे उस रिचुअल को परफॉर्म करते होंगे, ठीक है. तो दिस वॉज ग्रेट बाथ. नेक्स्ट इज ग्रेट ग्रेनरी. यहाँ पे एक ग्रेट ग्रेनरी भी मिली है, जहाँ पे
अनाज स्टोर करके रखा जाता था। ठीक है, काफी सारा अनाज यहाँ पे स्टोर करके रखा जाता था। अब ये नहीं पता कि मतलब आर्कियोलॉजिस्ट दो तीन अंदाजा लगाते हैं। या तो ये अनाज स्टोर करके रखा जाता होगा जरूरत के टाइम के लिए, मान लो लोअर टाउन में फ्लड आ गया, ठीक है, तो सिटाडेल ऑलरेडी ऊंची जगह है, आप सिटाडेल में जाइए, इस ऊंची जगह पे जाइए और उसके बाद यहाँ पे अनाज वगैरह स्टोर कर रखा है। जब तक जो भी नेचुरल डिजास्टर आया था वो चला नहीं जाता, माहौल लोअर टाउन में जाने लायक होता नहीं है, तब तक हम यहाँ पे रखे इस ग्रेनरी का यूज कर सकते हैं, जो भी हमने ग्रेनरी इकट्ठी की। या फिर हो सकता है कि यहाँ पे रॉयल फैमिलीज रहती हूँ और ये सिटाडेल जो था वो लोअर फैमिली के रहने का ही रॉयल फैमिली के रहने का ही राजा यहाँ पे रहते होंगे। ठीक है, किंग एंड किंग की फैमिली, रॉयल फैमिली रहती होगी और वो टैक्स कलेक्शन करते होंगे ग्रेनरी के रूप में, है ना, अनाज के रूप में टैक्स कलेक्शन होता हो, वो यहाँ पे रखा जाता हो। दो अंदाजे लगाए जाते हैं इस तरीके का। उसके बाद ये ग्रेट ग्रेनरी भी कैसी बनी हुई है कि आप नीचे से, मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ऊंचाई पे है ना ग्रेट ग्रेनरी, तो यहां से बांध के और सामान ऊपर चढ़ाया जा सकता है। आप यहां से खींचोगे और जो भी अनाज की बोरियां हैं वो ऊपर चढ़ेंगी, तो आपको उठा के कैरी करने की जरूरत नहीं है। ग्रेट ग्रेनरी का इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था लोगों ने, इतना सोच समझ के कितने अच्छे से प्लान करके बनाया है ना। आगे चलते हैं लोअर टाउन की तरफ। अभी सोर्स 2 पे आएंगे। मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी कहा था कोई भी सोर्स हम मिस नहीं करेंगे, सोर्स से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एग्जॉप्ट आते हैं ये, तो इनको हम पढ़ेंगे जरूर, बट पहले लोअर टाउन पढ़ लेते हैं क्योंकि ये लोअर टाउन से ही रिलेटेड है। सो दिस इज आवर लोअर टाउन। लोअर टाउन में बहुत सारे घर, अगर आप कंपेयर करें तो सिटाडेल बहुत छोटी जगह है, लोअर टाउन काफी बड़ी जगह है। ठीक है, सिटाडेल ऊंचाई पे है, लोअर टाउन नीचे, ठीक है, नीचे के स्पेस पे बना हुआ है। सिटाडेल में एक किला है बड़ा सा जिसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर देखने मिले हैं। लोअर टाउन में बहुत सारे घर हैं, तो ऐसा लगता है कि रहने वाली आम जनता या मोस्टली सभी उस लोअर टाउन में ही रहते थे घर बना के। ठीक है, लोअर टाउन का स्ट्रक्चर देखते हैं। लोअर सिटी ऑफ मोहनजोदारो वाज प्रॉब्ली प्लान्ड है। एक चीज और, जो लोअर टाउन मिला है ना उसकी प्लानिंग अभी आप देखोगे किस तरीके का स्ट्रक्चर है, पहले इसको प्लान किया गया तब बनाया गया। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने इस एरिया में चलो घर बनाना है तो किसी ने यहाँ पे अपना घर बना लिया, किसी ने यहाँ पे बना लिया, किसी ने इधर बना लिया, चलो इधर जगह बची तो मैंने लंबा एक घर बना लिया, इधर किसी ने बना लिया। नहीं, इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे पहले प्लानिंग की गई। ऐसा लगता है कि पहले एक मैप में रेडी किया गया होगा कि एक काम करते हैं, पहले ये चीज बनाते हैं, फिर यहाँ पे घर बनाते हैं, इसके सामने घर बनाते हैं और फिर अपना काम शुरू करता है रहने का। ठीक है, तो ये प्री प्लान सिटी है, पहले से प्लान करके बनाई गई सिटी है। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। अब जब सिटी प्लान की गई है तो इसको प्लान करके हम बता ही देते हैं कैसे था। देखिए, स्ट्रीट के दोनों तरफ घर है, स्ट्रीट के दोनों तरफ यहाँ घर बने हुए हैं बिल्कुल बराबरी से। ठीक है, थोड़ा सा मेरा फिगर रफ जा रहा है। हर घर के पास से नाली निकलती है। ठीक है, ये लोग सफाई का बहुत ध्यान रखते थे, ये ध्यान दीजिएगा। ड्रेनेज सिस्टम पे क्वेश्चन भी आता है बहुत बार कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम कैसा था। जैसा ड्रेनेज सिस्टम इस सिविलाइजेशन का हम देख रहे हैं, वर्ल्ड की किसी सिविलाइजेशन में, मोहनजोदारो पहली सिविलाइजेशन है, कितना उसके बारे में पढ़ा ना, कहीं पे भी ऐसा ड्रेनेज सिस्टम नहीं था जैसा इन लोगों ने इतना सोच समझ के बनाया था। हर घर से नाली निकल रही है, हर घर से। ठीक है, और ये कंटिन्यू कर रही है और आगे जाके बड़ी ड्रेन्स में मिल जा रही हैं ये नालियां। सेम ऐसे ही यहाँ से भी हर घर से ड्रेनेज निकल रहा है और बाहर आगे जाके बड़े ड्रेन्स में मिक्स हो जा रहा है। इसके बाद ये नालियां खुली नहीं रहती थी, इनको पत्थर से, बड़े बड़े पत्थर से ये ढक देते थे ताकि मे बी इन्हें हाइजीन का, बहुत हाइजीन कॉन्शियस लोग थे, ये साफ सफाई का ध्यान बहुत रखते थे। इन्हें पता था कि भाई खुली नालियां रहेंगी, मच्छर बैठेंगे, बीमारी होगी, है ना, साफ सफाई का ध्यान। यहाँ पे इस टाइम पे भी कितने हम अभियान चला रहे होते हैं, स्वच्छ भारत अभियान, गंद मत फैलाइए, इधर ये मत फेंको, वो मत फेंको, ऐसे मत करो, शौचालय का इस्तेमाल करिए, है ना। यहाँ पे लोग पहले से ही, वहां नहीं ऐसे मुहिम चलाने की जरूरत पड़ी थी, ऑलरेडी ये लोग अवेयर थे। उस तरीके की प्लानिंग करके इन लोगों ने घर बनाए हैं कि हमें बाद में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की बीमारियों से ना जूझना पड़े। ठीक है, कुछ पिक्चर्स हैं लोअर टाउन की, दिखाते हैं आपको। ये वो ड्रेनेज सिस्टम है जो मैंने आपको बताया ना कि हर घर से नाली निकल रही है। देख रहे हो, इससे भी, इधर से भी, हर घर से नाली निकल के, ये नाली निकलते हुए आगे जाके बड़े ड्रेन्स में मिक्स हो जाएगी। और ये अभी खुले हुए दिख रहे हैं, बट बड़े बड़े पत्थरों से ये नालियां ढकी हुई थी, दिखती नहीं थी। इसमें जो भी पानी बह रहा है वो दिखता या खुला नहीं रहता था।
इसके बाद इनके घर का स्ट्रक्चर कैसा होता था, इसमें बता रहे हैं कि हर घर में एक कोर्टयार्ड होता था और कोर्टयार्ड के चारों ओर कमरे होते थे। कोर्टयार्ड मतलब एक आप बड़ा सा आंगन समझ सकते हो। गांव के घर अभी भी ऐसे होते हैं कि एक बड़ा सा आंगन होता है और उसके चारों ओर घर होते हैं, रूम्स होते हैं, है ना। वैसे यहाँ पे कोर्टयार्ड होता था। दूसरा, ये लोग प्रिवेसी का भी बड़ा ध्यान रखते थे। अगर आप घर के सामने जाके, हर घर में ये चीज देखी गई कि अगर हम घर के सामने जाके सीधा अंदर का व्यू ले रहे हैं तो घर के अंदर का व्यू कुछ नहीं दिख रहा। ये कैसे स्ट्रक्चर होगा देखो, बताती हूँ आपको। जैसे यहां से हम घर के अंदर का व्यू ले रहे हैं, ठीक है, यहां से आप घर को देख रहे हो अंदर की तरफ, तो ये घर कुछ इस तरीके से होगा। कुछ इस तरीके से होगा कि आप अगर सामने देखोगे तो सिर्फ आपको वॉल दिखेगी, घर के अंदर क्या है वो नहीं दिखेगा। हम टर्न लेके अंदर जाएंगे, बीच में कोर्टयार्ड है बड़ा सा और साइड में चारों रूम है। कोर्टयार्ड में मोस्ट प्रॉब्ली जो भी मिलजुल के काम करने वाले काम है वो हुआ करते थे। जैसे वीविंग का काम हो गया, उस टाइम पे कपड़े भी तो आप अपने खुद ही सिलेंगे ना, खुद ही बुनाई करेंगे आप, तो वीविंग का काम हो गया या ग्रेन्स वगैरह को साफ करने का काम हो गया, वो सब छटाई वटाई का जो काम है ये सब इसमें बैठ के मिलकर किया जाता था। तो इस तरीके के घर के अंदर के हमें स्ट्रक्चर्स मिले। पहली चीज, प्रिवेसी का ध्यान रखते थे। क्यों? क्योंकि सामने से कोई भी व्यू नहीं है घर के अंदर का। दूसरा, जितनी भी विंडोज हमें मिली है, यहाँ पे दो स्टोरीड घर भी मिले हुए हैं, 2 फ्लोर के घर, ठीक है। एक घर होगा, उसके अंदर कई घरों में हमें स्टेयर्स मिले हैं, उसके ऊपर या तो छत नहीं तो एक फ्लोर और, ठीक है। और जितने भी घर में विंडोज हैं वो नीचे की तरफ को नहीं बने हुए। जैसे इंसान बराबरी पे चलते हैं तो उस तरफ को कोई भी विंडो नहीं बना हुआ, विंडो ऊंचाई पे बने हुए ताकि कोई भी अगर सामने से गुजर रहा तो घर के अंदर देखे भी तो देख ना पाए। विंडो से तो डायरेक्ट व्यू उसे मिलेगा ही नहीं। घर के दरवाजे से भी अगर आप अंदर देखोगे तो डायरेक्ट व्यू आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये सब बिल्कुल अच्छे से प्लान करके फिर घर बनाए गए हैं। कई घरों में हमें वेल्स मिले हैं, कई घरों में वेल नहीं भी मिले हैं, ठीक है। मतलब कई घरों के अपने पर्सनल कुएं भी थे और कई घर है जिनमें आप बाहर जाके कुएं का इस्तेमाल करोगे। अभी देखो, जो जिन घरों में कुएं मिले हैं वो भी कुएं कैसे हैं। कुआं हमेशा ऐसी जगह पे बनाया जाता था कि वो आधा घर के अंदर रहेगा, आधा बाउंड्री के बाहर रहेगा, ताकि बाहर से अगर कोई गुजर रहा है या बाहर से कोई जाने वाला है या बाहर किसी को पानी की जरूरत है वो उस कुएं से पानी भर के पी सकता है। कोई भी आने जाने वाला राहगीर है ना, वो कुएं से पानी भर के पी सकता है। आप पिक्चर में देख रहे हो कैसे कुएं को ऐसा बनाया गया है कि अंदर ये रूम, बाथरूम के अंदर का या रूम के घर के अंदर का पार्ट है, आधा कुआं आपका इधर हो रहा है और आधा कुआं बाहर की तरफ हो रहेगा। जो बाहर से निकलेंगे वो कुआं पानी भर सकते हैं। बाकी इन पिक्चर्स में जो आपको घर दिख रहे हैं ये नीचे नीचे का ही स्ट्रक्चर बचा है, ऊपर का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। इसके बाद हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ से अगर खुला है तो यहाँ से आने का रास्ता होगा, ये वॉल्स ऊपर तक होंगी। कई घरों में ऊंची वॉल्स भी मिली हैं, कईयों में डिस्ट्रॉयड हो गए हैं। एक चीज और मानी जाती है, पता लगा है कि घर जो होते थे वो ब्रिक्स के होते थे, ईंटों के बनाए हुए, और ऊपर का जो हिस्सा होता था ज्यादातर लकड़ी का होता था, ठीक है। ये जो सिटाडेल मिला है हमें, सिटाडेल का पूरा हिस्सा लकड़ी से बना हुआ था, वुड से बना हुआ था, इसलिए अभी के टाइम पे ये डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। ऊपर लकड़ी जल्दी खराब होते हैं तो लकड़ी का हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया। बाकी जो ईंट और बाकी का स्ट्रक्चर है ये हमें मिला है पूरा। बाकी घरों में, जिन घरों में मैंने बताया डबल स्टोरेज घर थे, 2 फ्लोर बने हुए, वहां पे प्रॉपर पहले छत बनी है, फिर दूसरे फ्लोर का घर बना है। घरों में सीढ़ियां भी मिली है। अच्छा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन रेज हो रहा है। कुछ घरों में कुएं नहीं भी थे, कुछ घरों में कुएं थे, कुछ घरों के पास अपने पर्सनल कुएं थे, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है कि मे बी जो रिच मर्चेंट्स होते थे या पैसे वाले लोग होते थे उनके घर में अपना पर्सनल कुआं था, बाकी लोगों के पास कुआं नहीं था, ठीक है। इसका मतलब क्या यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा है, क्या यहाँ पे अमीर गरीब या जैसे अभी हम क्लास डिफरेंस देखते हैं, अपर क्लास लोअर क्लास, ये वाला डिफरेंस था क्या यहाँ पे? इसके लिए अगला टॉपिक हमारा आता है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। अब हमें ये जानने की कोशिश कर रहे हैं हम कि क्या यहाँ पे सोशल डिफरेंसेस थे या सभी बिल्कुल बराबर थे, सभी बिल्कुल इक्वल थे। एक तो यहाँ इशारा मिल रहा है कि नहीं भाई, वेल्थ जो है कुछ घरों में है कुछ घरों में नहीं है, तो एक फर्क लोगों की लाइफस्टाइल में या घरों में तो हमें दिख रहा है, ठीक है। अमीर गरीब जैसा फर्क दिख रहा है, कुछ घर साइज में बड़े भी हैं, कुछ घर छोटे हैं, है ना। तो जरूर जो रिच होंगे, जिनके पास पैसा होगा, उनके घर बड़े हैं, उनके घरों में अपना पर्सनल कुआं है ना। इतने के बाद भी मोहनजोदाड़ो में 700 वेल्स मिले हैं। याद रखेंगे आप, 700 कुएं मिले हैं मोहनजोदाड़ो के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। ट्रैकिंग द सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंस को ट्रैक करने के लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं हमारे, उन्होंने एक चीज का इस्तेमाल किया, पहला बरियल्स का। बरियल्स क्या होते हैं? डेड बॉडीज को जो दफना दिया जाता था। यहाँ पे डेड बॉडीज को दफनाया जाता था जमीन के अंदर, ठीक है। जमीन के अंदर जो डेड बॉडीज दफनाई गई थी, हमारे तो मोहनजोदाड़ो का नाम ही मोहनजोदाड़ो है, डेड ऑफ माउंट, है ना। मृत का किला ही है यहाँ पे, टीला, सॉरी,
गलत वर्ड बोला फिर से, मृत का टीला ही यहाँ पे डेड बॉडीज बड़ी सारी मिली हैं जमीन के अंदर, बरीड जो थी। तो हमने बरीड की स्टडी करना शुरू किया। यहाँ पे जो दफनाया जाता था वो क्या करते थे, पहले पिट्स बनाए जाते थे, पहले गड्ढे बनाए जाते थे, रेक्टेंगुलर गड्ढे बनाए जाएंगे, ठीक है, उसमें डेड बॉडी को डाल दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे यहीं की एक डेड बॉडी की पिक्चर है, ये डेड बॉडी के साथ बड़े सारे बर्तन डाले गए हैं, ठीक है, ये बर्तन आप देख रहे हो जो रेगुलर यूज की चीजें ये डाली गई हैं। तो यहाँ से अंदाजा लगता है कि शायद ये लोग रीबर्थ में यकीन करते होंगे, या रीबर्थ मानते होंगे कि भाई अगला बर्थ जो होगा उसमें आप ये बर्तन हम अगला बर्थ इनका फिर से होगा तो उसके लिए हम इन्हें दे रहे हैं। या ये लोग मानते थे आफ्टर लाइफ में कि मृत्यु के बाद भी कहीं कोई लाइफ होती है और उस लाइफ में यूज करने के लिए हम ये सामान, ये यूटेंसिल्स दे रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके के बिलीव्स आज भी हमारी सोसाइटी में है, कई जगह पे, शायद आप जानते भी होंगे, कई जगह पे इस तरीके के बिलीव्स हैं कि डेड जब हो जाते हैं उनके लिए या उनके पसंद की किसी चीजों को दान भी किया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि ये चीजें वो यूज करेंगे या उनके यूज के लिए इस पर्पज से दान की जाती हैं, जो चीजें वो अपनी लाइफ में यूज करते थे वो। अब इन बरियल्स में, कुछ बरियल्स में, वैसे तो इन बरियल्स में बहुत हमें कोई प्रीशियस आइटम नहीं मिला, सोना चांदी ऐसी चीजें दबे हुए नहीं मिली। देखो सोना चांदी दबे होने से याद आया, एक आपने सिविलाइजेशन सुनी होगी इजिप्ट, इजिप्ट के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इजिप्ट के बारे में नहीं भी सुना तो आपने पिरामिड्स जरूर सुने होंगे। पिरामिड्स कैसे होते थे, इस तरीके से बड़े ऊंचे ऊंचे पिरामिड्स होते थे, ठीक है। इजिप्ट में हमें बड़े सारे पिरामिड्स मिले। ये पिरामिड क्या होते हैं, इनके अंदर ममीज सुनी होंगी आपने, है ना, इनके अंदर बड़े बड़े जो रॉयल फैमिली होती थी उनकी डेड बॉडीज को दबाया जाता था, और डेड बॉडीज के साथ पहले तो डेड बॉडीज को बड़ा प्रिजर्व करके दबाते थे। इनका आफ्टर लाइफ में या पता नहीं क्या बिलीव था, बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, बट इनका बिलीव बड़ा स्ट्रांग था। डेड बॉडीज को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखते थे कि जितना टाइम हो सके, जितना ज्यादा टाइम हो सके डेड बॉडी सर्वाइव कर सके, ठीक है, इस तरीके से प्रिजर्व करके रखते थे डेड बॉडी को इसके अंदर। उसके बाद बड़ी सारी गहने, सोने चांदी, बहुत कुछ, आज भी बड़े सारी प्रीशियस चीजें मिलती हैं इन पिरामिड्स के अंदर से। तो इन पिरामिड्स में डेड्स के साथ बड़ी मतलब महंगी चीजें बड़ी दबाई जाती थी, बट ये चीजें हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में नहीं दिखा। ये बहुत प्रीशियस चीजें नहीं दफन करते थे, सिर्फ काम की चीजें दफन करते थे। बाकी कुछ डेड बॉडीज में हमें एक कॉपर मिरर मिली है। हर डेड बॉडी में ये कॉपर मिरर नहीं मिला, बर्तन सबके में मिलता है हमें, बट कॉपर मिरर जो है ये हर डेड बॉडी में नहीं मिला, ठीक है, कईयों में मिला, कईयों में नहीं मिला। तो थोड़ा सा एक सोशल डिफरेंस का थोड़ा अंदाजा लगता है कि क्यों हर डेड बॉडी में नहीं मिल रहा है, या कॉपर मिरर भी बहुत कम देखने मिल रहे हैं। इसका मतलब थोड़ी खास चीजें थी, कम लोगों के पास होंगी, ये कम डेड बॉडीज में डाली जा रही हैं। या बर्तन भी जो ज्यादा रिच होंगे उनके साथ ज्यादा ये पॉटरीज वगैरह बरीड की गई हैं। बाकी बॉडीज में, कई सारी बॉडीज में कम भी बरीड की हुई दिखी है, ठीक है। मोस्टली सारी बॉडीज का पैर साउथ की तरफ और सर नॉर्थ की तरफ, इसी डायरेक्शन में सारी डेड बॉडीज इन्होंने बरीड की हैं। तो एक सोशल डिफरेंस के बारे में इन बरियल से भी पता लगता है, इनके अंदर जो चीजें मिल रही हैं बिल्कुल इक्वल नहीं है, किसी के साथ ज्यादा चीजें बरीड की गई हैं, किसी के साथ कम, जिसकी जितनी स्ट्रेंथ होगी उस टाइम पे में भी। दूसरा एक तरीका और होता है, अभी की सोसाइटी में भी अगर हमें सोशल डिफरेंस ट्रैक करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम लग्जरीज देखते हैं। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए, हर सोसाइटी के लिए लग्जरी आइटम होगा। जैसे मोबाइल फोन ऑलमोस्ट आप सभी के पास होगा, ठीक है, एंड्रॉइड ऑलमोस्ट सभी के पास होगा, कुछ होंगे जिनके पास आईफोन्स होंगे, ठीक है, या एप्पल के प्रोडक्ट्स होंगे। या कार में भी मारुति एंड ऑल, ये सब थोड़ी आम गाड़ियां मानी जाती हैं, बट अगर किसी के पास मर्सिडीज है तो देख के लगता है कि हाँ ये रिच हैं। कोई बच्चा स्कूल में अगर आईफोन लेके आ रहा है तो लगेगा कि हाँ इनके पास पैसा है, ये रिच है ना। ब्रांडेड कपड़े कोई पहन रहा है, ब्रांडेड शूज कोई पहन रहा है, ब्रांडेड घड़ियां पहन रहे हैं, है ना। तो यहाँ लगता है कि हाँ ये कुछ चीजें जिन्हें देख के हम समझ जाते हैं कि अच्छा ये शायद पैसे वाले। तो यहाँ पे भी आर्कियोलॉजिस्ट ने लग्जरी आइटम्स पता करने की कोशिश की कि यहाँ पे लग्जरीज थी, यानी लग्जरीज होंगी, दैट मीन्स सोशल डिफरेंसेस होंगे। लग्जरी आइटम कुछ ही लोगों के पास होगा, सबके पास नहीं होगा। सबके पास हो जाएगा तो लग्जरी कैसा रहा। आईफोन अगर इतना सस्ता हो जाए कि सभी खरीद सकते हैं तो वो लग्जरी क्या रहा, है ना। तो इसी के लिए लग्जरी समझने के लिए दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, यूटिलिटेरियन आम चीजें जो आम रेगुलर यूज के लिए हैं, दूसरा लग्जरीज। अब ये कैसे पता लगेगा कि लग्जरी क्या है और क्या लग्जरी नहीं है उस टाइम की। आपको क्या पता उस टाइम की लग्जरी, उस टाइम पे सोना चांदी को लग्जरी मानते भी थे कि नहीं, है ना। या उस टाइम पे अगर बड़े सारे पत्थर मिल रहे तो उसमें से कौन से पत्थर को वो लोग खास मानते थे, कौन से पत्थर को नहीं मानते थे,
जो आज हमें सुंदर लग रहा है वो भी उसी वे में देखते थे। कैसे पता है हमें? एक सीधा तरीका है, अगर हर जगह से बड़ा सारा सामान मिल रहा है पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत कम कम मिल रही हैं, ठीक है, बड़ा कम इस तरीके का पत्थर यहाँ पे बहुत कम मिला, दूसरी जगह पे भी बहुत कम मिला, बहुत कम कम साइड्स पे बहुत कम कम वो चीज मिल रही है, दैट मीन्स बहुत कम लोगों के पास ये चीजें होंगी, है ना। तो इससे समझ आएगा अगर ऐसा कोई आइटम है जो कम नंबर में मिल रहा है, दैट मीन्स दैट वाज लग्जरी दैट टाइम, और बहुत सारा है तो वो यूटिलिटेरियन है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें लग्जरी थी उस टाइम पे। या एक चीज और, अगर हमें पता है हमें कोई आइटम मिला या कोई हमें मान लो हमें कोई ऑर्नामेंट मिला और उसमें कुछ इस तरीके के पत्थर लगे हैं जो इंडिया के या जो इस एरिया में मिल रहा है उतनी दूर में मिल ही नहीं सकता, मिलता ही नहीं है, और हम पता लगा रहे हैं कि ये कहीं दूर से, मतलब हमें पता लगता है फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडिया में कहीं ये मिलता है, जो एरिया हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन का, यहाँ पे ये पत्थर मिलते ही नहीं, ये पत्थर तो वहीं अवेलेबल है, दैट मीन्स वहां से ये पत्थर लाए जाते थे। जब कोई चीज दूर से लाई जा रही है तो वो ऑटोमेटिकली महंगी होगी, ऑटोमेटिकली लग्जरी होगी। जैसे हम अभी के लिए फ्रूट्स का एग्जांपल ले सकते हैं, अवाकाडो बड़ा महंगा होता है क्योंकि हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं इसे। उसी के कंपैरिजन में अगर हम अपने ग्रेप्स एप्पल्स को कंपेयर करें, है ना, तो ये उसके कंपैरिजन में काफी सस्ते होंगे। जो चीजें हमें लोकली अवेलेबल मिल जाएंगी वो सस्ती होंगी, जो हमें बहुत दूर से लानी पड़ रही है ऑब्वियसली वो लग्जरी आइटम होगा अपने आप में, है ना। तो यहाँ की स्टडीज से पता लगता है क्वांस लास्ट पार्ट में हमने देखा था क्या, मसाले पीसने के लिए जो चक्की का यूज करें, क्वांस, पॉटरीज, सुइयां, नीडल्स वगैरह, ये सब चीजें यूटिलिटेरियंस थे उस टाइम के लोगों के लिए, ये सब यूटिलिटेरियंस थे, आम थे, हर घर में मिल रहे हैं हमें। कुछ खास चीजें थी, फियांस पॉट, मिनिएचर पॉट होते हैं छोटे छोटे बड़े पॉट, ऐसा माना जाता है कि इन पॉट में इत्र, परफ्यूम रखे जाते थे, ठीक है। यह फियांस पॉट, ये फियांस पॉट की आपको पिक्चर भी दिखाई गई है। फियांस पॉट, ये पॉट बहुत कम, फियांस पॉट हाँ बहुत कम साइट्स पे हमें मिले देखने, ठीक है, हर साइट पे नहीं देखने मिला है। जैसे काली बंगन, हमने पिछली क्लास में भी कुछ साइट्स के नाम देखे, आज हम कोशिश करेंगे मोस्टली सभी साइट्स को याद कर लें। काली बंगन एक बहुत छोटा साइट है, राजस्थान में ये साइट, इसका नाम ही है काली बंगन, ब्लैक बेंगल्स यहाँ पे बहुत सारी मिली है, ठीक है। काली बंगन एक छोटी साइट है, मोहनजोदारो हड़प्पा बड़ी साइट है। अगर ये जो फियांस स्पॉट है ये बड़ी बड़ी साइट्स में ही मिला है, छोटी साइट्स में मिला नहीं है, और बड़ी साइट्स में भी बहुत कम मिला है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फियांस स्पॉट वाज लग्जरी और यूटिलिटेरियन, आप बताएंगे लग्जरी। कैसे पता लगा आपको लग्जरी? क्योंकि ये नंबर में बहुत कम है और बड़ी बड़ी साइट्स में मिल रहा है, छोटी साइट्स में नहीं मिल रहा है। अब हमें ये पता लगा कि यहाँ पे क्राफ्ट्स तो बनते थे, ठीक है, ये पता लग रहा है कि क्राफ्ट बनते थे, पॉटरी बनती थी, बर्तन बनते थे, सब होता था। क्राफ्ट प्रोडक्शन, इसका मतलब क्राफ्ट प्रोडक्शन भी होता होगा। कैसे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था ये हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किन चीजों की मदद से इन बर्तनों को या इन चीजों को बनाया जाता था। इसके लिए हमें एक साइट मिली, इसका नाम जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है इस पे, चान्हुदारो। चान्हुदारो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। चान्हुदारो बहुत छोटी सी साइट है, बड़ी साइट नहीं है। कंपैरिजन के लिए आपको बता रहे हैं, मोहनजोदारो 125 हेक्टेयर में फैला हुआ है और चान्हुदारो सिर्फ 7 हेक्टेयर में फैला हुआ है पास। छोटी सी साइट थी, यहाँ पे बहुत वो वाला सेटलमेंट भी नहीं मिला हमें कि एक बड़ा सा सिटाडेल हो, बड़े सारे लोअर टाउनों ने घर वगैरह भी बहुत कम ही मिले हैं, ठीक है। ये साइट को देख के पता लगा दिस वाज क्राफ्ट प्रोडक्शन साइट। अब ये कैसे पता लगा कि ये साइट क्राफ्ट प्रोडक्शन है, क्राफ्ट प्रोडक्शन की साइट है, मोहनजोदारो क्राफ्ट प्रोडक्शन साइट नहीं थी? वो ऐसे पता लग रहा है क्योंकि चान्हुदारो में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल हमें मिले। जहां पे प्रोडक्शन होता है वहीं पे वेस्ट मटेरियल मिलता है, ठीक है। अभी भी इंडस्ट्रीज में आप देखोगे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी, वहां से बड़ा सारा वेस्ट बहता है। हमने जब चान्हुदारो की स्टडी की तो वहां पे छोटे छोटे पत्थर, बड़े सारे वेस्ट मिले। या शेल कटिंग, कैसे, जैसे एक तरीका बताया जा रहा है कि कैसे क्राफ्ट प्रोडक्शन किया जाता था। अगर हमें बीड बनाना है, ठीक है, वो जो जैसे मान लीजिए ये बीड बनाना है, इसके अंदर का एक टुकड़ा बनाना है, ठीक है। इसके लिए क्या किया जाएगा, पहले आप एक पत्थर लोगे जो कि किसी भी शेप में होगा, ठीक है, कैसे से भी शेप में होगा। पहले हम इसको घिसेंगे, ठीक है, ग्राइंड करेंगे इसको, देन इसको पॉलिश करेंगे, देन इसको ड्रिल करेंगे, उसमें छेद करेंगे कि ये धागे में जाए, है ना। तो इतना सारा जब काम होता है तो पत्थरों का वेस्ट सब कुछ, इस चान्हुदारो साइड पे हमें बहुत सारा वेस्ट मटेरियल मिला है जमीन के नीचे से, ठीक है। ये वेस्ट मटेरियल दिखा रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्शन का काम हुआ करता था, ठीक है। और अलग अलग स्टोन्स के भी वेस्ट मटेरियल मिल रहे हैं, कार्नियल पत्थर के, जैस्पर के, क्रिस्टल्स, क्वार्ट्ज, सी टाइल्स, ठीक है। बड़े सारे अलग अलग काइंड ऑफ पत्थर जो बहुत दूर दूर से मंगाए जाए, ऐसे भी पत्थर, अभी मैं आगे आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी इनके, जो दूर दूर से मंगाए जाने वाले हैं, उन पत्थरों के वेस्ट मिल रहे हैं।
बड़े सारे अलग अलग मेटल्स के वेस्ट मिल रहे हैं यहाँ पे। कई सारे मेटल ऐसे भी हैं या कई सारी बीड्स ऐसे भी हैं जिनको 2 मेटल से जोड़ के बनाया गया है, ऐसी चीजें भी मिल रहे हैं। तो ये सब दिखाता है, अलग अलग शेप के पत्थर टूटे हुए मिले जो दिखाता है कि चान्होदारो वॉज अ क्राफ्ट प्रोडक्शन साइट। ठीक है, तो चान्होदारो का नाम याद रखेंगे, क्राफ्ट प्रोडक्शन यहाँ पे होता था। चलिए, टेक्निक्स के टेक्नोलॉजी के लिए भी हमें अलग अलग वेट मेजरमेंट्स मिले हैं। ठीक है, ये मेजरमेंट्स है, अलग अलग चीजें ये लोग नापा करते थे, अलग अलग चीजों से यहाँ पे नापने के लिए अलग अलग चीजें यूज करते थे ये। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास वेट्स होते हैं ना अलग अलग के, हम डिसाइड कर लेते हैं कि 1 किलो का वेट यही होगा, कहीं पे भी हम सामान में तो 1 किलो में उतना ही चढ़ेगा, है। तो अलग अलग वेट्स का, अलग अलग मेजरमेंट्स का ये लोग यूज करते थे। अलग अलग बीड्स यहाँ पे मिली है। अभी भी इतने में भी इतने टाइम स्टडी हो गई, तब भी आर्कियोलॉजिस्ट के बीच में एक डिस्कशन का टॉपिक है ये कि जो वहां पे माइक्रो बीड्स मिले हैं, स्टीटाइल माइक्रो बीड्स मिले हैं, कि बिल्कुल छोटे छोटे माइक्रो बीड्स मिले, ये किस तरीके से ये लोग बनाते थे ये हमें आज भी नहीं पता लगा है। मतलब हम बना सकते हैं वैसे बीड्स, बट ये लोग किस तरीके से बनाते थे ये तरीका अभी भी नहीं समझ आया है। ये अभी भी हमारे लिए अननोन पजल ही है ये, कि कैसे इतनी छोटी छोटी बीड्स इतने बारीक काम भी ये लोग कर लेते थे। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट से बताते हैं कि ये रेड कलर के कार्नियल पत्थर को जला के येलो कलर का भी बनाते थे, अलग अलग कलर का बना के, वेरियस साइज का बना के, अलग अलग स्टेज पे प्रोडक्शन के काम को करके बड़े सुंदर सुंदर तरीके से प्रोडक्शन किया करते थे। ठीक है, स्पेशलाइज ड्रिलिंग करने के लिए, ड्रिलिंग मतलब वही छेद वगैरह काम करने के लिए, अभी आप देखते हो ड्रिल मशीन्स आती हैं, लोहे में भी छेद कर देती हैं। अलग अलग तरीके की ड्रिलिंग करने के लिए अलग अलग साइट पे भेजा जा सकता था सामान को। जैसे 3 साइट हमें मेजर भी मिली है जहाँ पे ड्रिलिंग का काम होता था। ठीक है, हम नाम याद रखेंगे, 3 साइट जिन पे ड्रिलिंग का काम होता था। पहला चान्होदारो, जहाँ पे पूरा एक क्राफ्ट प्रोडक्शन ही हो रहा है, ड्रिलिंग भी हो रही है। लोथल और धोलावीरा, इन दोनों में भी, ये दोनों गुजरात की साइड है, लोथल और धोलावीरा, इन दोनों में भी स्पेशलाइज्ड ड्रिलिंग हो रही है। मतलब ऐसा समझ लो कि क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम किया और ड्रिलिंग के लिए वहां भेज रहे हैं कि भाई ड्रिलिंग वहां पे बड़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो ये 2 साइट्स थी, जो ये 3 साइट्स थी जो ड्रिलिंग के लिए, स्पेशलाइज्ड ड्रिलिंग के लिए अच्छी थी। और शेल मेकिंग के लिए, देखो क्राफ्ट प्रोडक्शन, शेल मेकिंग अलग चीज है। शेल्स जो बनाए जाते हैं शेप में, सुंदर सुंदर सीपियां। ठीक है, शेल मेकिंग के लिए नागेश्वर और बालाकोट बेस्ट साइट थी। यहाँ पे हमें शेल के बड़े सारे टुकड़े मिले हैं, ये पता लग रहा है कि यहाँ पे शेल मेकिंग हुआ करती थी। मेन सेंटर नागेश्वर और बालाकोट ही थे शेल मेकिंग के। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक लिस्ट प्रिपेयर की है, जितनी साइट्स हैं उनके नाम, और साथ में उनके साथ हम देखेंगे कि इनकी प्रेजेंट लोकेशन कहाँ पे है। हड़प्पा पाकिस्तान में है, रावी रिवर के पास देख चुके हैं हम। मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में, बनावली हरियाणा में है, राकीगढ़ी हरियाणा में है। क्यों ये नाम याद रखना है, जैसे चान्होदारो पाकिस्तान में है, चान्होदारो स्पेशलाइज्ड फॉर और स्पेशली नोन फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन वर्क। वैसे ही हर साइट की अपनी कुछ खासियत है, उसका नाम हम उसके साथ याद रखेंगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए कौन सी साइट थी, तो हम चान्होदारो का नाम बताएंगे। इसलिए थोड़ा सा हम इनकी प्रेजेंट लोकेशन के साथ इनको याद रखने की कोशिश करेंगे। धौलावीरा गुजरात में, लोथल भी गुजरात में, बालाकोट पाकिस्तान में, कालीबंगन राजस्थान में, नागेश्वर गुजरात में, कोट दीजी पाकिस्तान सिंध प्रोविंस के बाद पास एक हमारा रह रहा है इसमें छोटू भाई। छोटू भाई कहाँ है, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान तक फैला हुआ था हमारा सिविलाइजेशन, है ना, तो अफगानिस्तान में ये है। आज के चैप्टर को में हमने कुछ साइट्स की स्पेशल चीजें देखी। धौलावीरा, लोथल एंड चान्होदारो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए जाने जाते थे। चान्होदारो इटसेल्फ क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता था, और शेल मेकिंग के लिए 2 नागेश्वर एंड बालाकोट। ठीक है, बालाकोट कहाँ है, ये रहा, नागेश्वर एंड बालाकोट। ठीक है, कोशिश करना एक बार इनको मैप में भी देखने की। ठीक, देखोगे तो जितना देखोगे उतना रिकॉल होगा और याद आता रहेगा। दूसरा, मैप भी पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, आपको किसी भी एक साइट का नाम दे दिया जाएगा, आपको प्लॉट करना रहेगा ये कहाँ पे है। अगर आपको याद रहेगा राजस्थान में, तभी आप राजस्थान में प्लॉट कर पाओगे। हल्का फुल्का ऊपर नीचे प्लॉटिंग चलता है, बट राजस्थान की जो साइट है कालीबंगन, राजस्थान की जगह आप गुजरात में या पाकिस्तान में डाल दोगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे। इस चैप्टर से मैप फोक आता ही आता है, और इसके लिए बेस्ट यही है कि हम साइट याद रखें, साइट पे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए अभी का पार्ट यहीं पे एंड करते हैं। रिवाइज करके रखना है, चैप्टर जरूर पढ़ना है। चैप्टर वीडियो देखने के बाद टाइम निकालिए, एक बार चैप्टर को सेल्फ रीड कर लीजिए। कहां तक, फाइंडिंग आउट क्राफ्ट प्रोडक्शन के टॉपिक तक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में। सी यू टिल देन, सब्सक्राइब टू स्टे कनेक्टेड आवर चैनल वी हिस्टोरियन। बाय बाय।